रात के 9 बजने वाले और वक्त हो गया आवाज एट 9 का। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में बाहर निफ्टी 8,900 के पार, सेंसेक्स 30,000 ही होने को तैयार। लोगों को एक गुणात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। मैं कह सकता हूं कि पिछले 1-1.5 महीने में सुधार हुआ है। एक ओपन और कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो जो गुणवत्ता युक्त सेवा नहीं देगा वो बाजार से खत्म हो जाएगा। कॉल ड्रॉप पर टेलीकॉम मंत्री का बड़ा दावा। आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले 2 महीने में मिलेगा छुटकारा। कहा स्पेक्ट्रम नीलामी में आ गया है कंपनी। टैक्स चोरी करके ऐशो आराम करने वाले सावधान। महंगी गाड़ियां और करोड़ों के फ्लैट मालिकों पर है सरकार की नजर। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। सुपरटेक मामले पर एससी की सख्त टिप्पणी। कहा कंपनी डूबे या मरे लेकिन देना होगा खरीदारों का पैसा वापस। केन इंडिया वेदांता मर्जर हकीकत के और करीब। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने दिया ग्रीन सिग्नल। और आईफोन के दीवानों का होने वाला है इंतजार खत्म। अमेरिका में कल होगा ग्रैंड लॉन्च। जी हां, शेयर बाजार के लिए शिखर अब दूर नहीं है। शेयर बाजार नया शिखर छूने के लिए बेताब है। 18 महीने की नई ऊंचाई पर बाजार आज पहुंच गया। निफ्टी 8,950 के करीब पहुंच गया तो सेंसेक्स भी 29,000 के काफी करीब है। कारोबार के आखिर में निफ्टी 133 पॉइंट और सेंसेक्स 446 पॉइंट उछलकर बंद हुआ। बाजार के जोश के पीछे क्या वजह है और ये शिखर से कितनी दूर है, बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। डिम्पी, शेयर बाजार ने आज एक फर्राटेदार दौड़ लगाई, क्या वजह रही इस जोश की? देखिए, लगातार नई ऊंचाइयों पर बाजार अब पहुंच रहा है और आज 18 महीने की ऊंचाइयों पर पहुंचा है। इसकी बड़ी वजह तो अमेरिका से ये कह सकते आई है, क्योंकि वहां पे पहले ये उम्मीद थी कि शायद हो सकता है ब्याज दरें सितंबर में बढ़ा दी जाएं, लेकिन जैसे ही जॉब रिपोर्ट के आंकड़े आए उसके बाद ये जो उम्मीद थी वो पूरी तरह से धराशायी हुई और अब सितंबर में ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, ऐसा बाजार अब मान के भी चल रहा है। और यही बड़ी वजह है जो कि बाजार के अंदर एक अच्छी बढ़त दिखाता हुआ दिखा। और क्योंकि सोमवार को बाजार बंद था गणेश चतुर्थी के कारण, वो भी एक गैप था जो आज बाजार को फिल करना था, जिसकी वजह से आज तेज रिएक्शन बाजार के अंदर आते हुए दिखा। इसके अलावा एफआईज और डीआईज की तरफ से खरीदारी आज के सेशन में बहुत जोरदार रही है। बैंकिंग शेयरों में जमकर खरीदारी होती हुई दिखी है और टेक्निकल प्रोस्पेक्ट से अगर आप देखेंगे 8900 के बाद अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बाजार के अंदर दोपहर के सत्र में आती हुई दिखी है। त्योहारों से ठीक पहले भी बाजार के अंदर कुछ अब कहें कि त्योहारों से ही जुड़े हुए सेक्टर्स के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए दिखा है। लेकिन अब बात नए शिखर पर पहुंचने से हम महज बेहद कुछ ज्यादा अंकों से दूर नहीं है। जैसे अगर आप निफ्टी की बात करें, मात्र 177 अंकों की दूरी पर अब हम निफ्टी से रह गए। नया उच्चतम स्तर बन जाएगा, एक नया रिकॉर्ड हाई निफ्टी में हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप सेंसेक्स के हिसाब से देखेंगे, मात्र 1000 अंक ही अब दूर हम रह गए हैं सेंसेक्स के नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचने के लिए, जो पहले 30,000 के आसपास। और बैंक निफ्टी में मात्र 177 पॉइंट ही दूर है, जब बैंक निफ्टी भी अपने रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच जाएगा। हालांकि आज भी बैंकिंग काउंटर्स के अंदर जोरदार, चाहे सरकारी या निजी, दोनों के अंदर अच्छी खासी तेजी थी। जी, तो डिम्पी, अगर हम सेक्टर्स या शेयर्स की बात करें तो आज सबसे ज्यादा एक्शन कहां रहा? देखिए, बैंकिंग शेयर्स तो नो डाउट आज फ्लेवर में रहे ही और एसबीआई नए उच्चतम स्तर पर भी पहुंचा। 52 वीक हाई में सरकारी बैंक एसबीआई था, लेकिन निजी बैंक भी अब पीछे नहीं है। चाहे आप एक्सिस बैंक देखें, चाहे आईसीआईसीआई या फिर येस बैंक, ये भी 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचते हुए दिखे। और ऑटो स्पेस से आप टाटा मोटर्स भी नए उच्चतम स्तरों पर पहुंचा है, क्योंकि आज ऑटो सेक्टर्स के अंदर लगातार कई दिनों से खरीदारी है और उसमें टाटा मोटर्स ने आज फिर लीड किया। ये इंडेक्स का शेयर है, लेकिन ये 7% चला, इसने इंडेक्स को भी काफी हद तक मजबूती दी। इसके अलावा टाटा मोटर्स का ही डीवीआर और साथ ही मारुति ने भी काफी हद तक बाजार के अंदर जान फूकी है। लेकिन आज जो शेयर कमजोर थे दिग्गज में, उसमें टीसीएस पिछड़ रहा था। इसके अलावा कोल इंडिया और टाटा पावर्स के अंदर भी आज इस बढ़ते हुए बाजार के अंदर भी दबाव आते हुए दिखा। लेकिन जिनके नतीजे खराब हैं, बाजार चलते हुए उनको पनिशमेंट दे रहा है, वो तीनों ही रिजल्ट्स आपके सामने, जुबिलेंट, माइंडट्री और आयोनिक्स, इन सभी के रिजल्ट्स खराब होने की वजह से इनको आज पनिशमेंट मिली है। इसके अलावा मिड कैप भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मिड कैप के अगर आप गेनर्स देखेंगे, उसमें एपटेक, मुक्ता आर्ट्स, टीएनपीएल, इस तरह के कुछ एक शेयर्स ने आज अच्छी खासी पार्टिसिपेशन आती हुई दिखी है। और अर्निंग जिनके कल नतीजे हैं, ठीक उससे पहले आज उनमें एक रेंज बॉन्ड ही ट्रेड होता हुआ दिखा। जैसे कल गेल और भेल दोनों के रिजल्ट आएंगे। भेल के रिजल्ट थोड़े खराब रह सकते हैं, लेकिन गेल अच्छे खासे प्रॉफिट्स कल लेके आ सकता है। जी डिम्पी, बहुत शुक्रिया इस डिटेल एनालिसिस के लिए। इधर मार्केट एक्सपर्ट उद्यन मुखर्जी का कहना है कि बाजार के लिए आगे के संकेत अच्छे हैं और पूरी उम्मीद है कि तेजी कायम रहेगी।
अगर सरप्राइजिंग एक रेट हाइक आ जाता है तो ये मार्केट 5-7% ग्लोबली टूट जाएगा इमीडिएटली। आप एक हफ्ते के अंदर देख सकते हो 5 to 7% करेक्शन आसानी से आ जाएगा। ये नहीं होता है तो आप चले जाते हो सीधा दिसंबर में, और दिसंबर में उसके पहले काफी डेटा आएगा, वो देखना पड़ेगा कि दिसंबर के लिए फेड हाइक होगा कि नहीं। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल इवेंट यूएस फेड को लेके जो है अभी वो दिसंबर के सामने चला गया। अपनी 2-3 हफ्ते के लिए, 2-3 महीने के लिए आपको जैसे बोलते हैं खुली आसमान मिल गया मार्केट को खेलने के लिए। बैंकिंग सेक्टर स्पेशली एनबीएफसीज को छोड़ के अगर मेन बैंक्स की बात की जाए तो यहाँ वैल्यूएशन इंप्रूवमेंट का गुंजाइश है, और अर्निंग्स ग्रोथ भी यहाँ पे मेरे ख्याल से काफी अच्छा रहेगा। आई थिंक बाजार में आज की डेट में निवेश वहीं करना चाहिए जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ बरकरार है और यहाँ से भी स्ट्रांग हो सकता है। आई थिंक प्राइवेट बैंक्स में ये गुंजाइश बिल्कुल है। कंज्यूमर में भी सिलेक्ट स्टॉक्स है जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा, बट वहाँ पे वैल्यूएशंस थोड़े चैलेंजिंग लग रहे हैं। आई थिंक फार्मा स्टॉक्स में भी आपको कहीं ना कहीं गुंजाइश मिलती रहेगी अर्निंग्स ग्रोथ की, काफी सारे स्टॉक्स हैं इसमें। कॉल ड्रॉप की परेशानी से अगले 2 महीने में आपको छुटकारा मिल सकता है। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने वादा किया है कि सरकार बेहतर सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। वो स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर भी उत्साहित है। उनको लगता है कि ज्यादा स्पेक्ट्रम से सेवाएं ज्यादा बेहतर होंगी। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मनोज सिन्हा से बातचीत की सीएनबीसी आवाज के ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने। आज की तारीख में 2 चीजें ऐसी हैं जिसके बिना आप रोजमर्रा की आसान जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनमें से एक है मोबाइल फोन और दूसरा है रेलवे का सफर। इन दोनों सेक्टर को बेहतर से बेहतरीन किया जा सके, इसकी जिम्मेदारी है मनोज सिन्हा जी के ऊपर, जो मोदी सरकार के युवा मंत्री हैं। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। धन्यवाद। जब आप टेलीकॉम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाले तो एक चर्चा ये थी कि आपको एक महत्वपूर्ण टारगेट दिया गया है, वो है कि कॉल ड्रॉप को किसी तरह से काबू में लाइए। अब करीब 2 से ढाई महीने होने को है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो समस्या थी, काफी बड़ी समस्या थी, काबू में आते हुए दिख रही है? कितनी चुनौतियां हैं इसमें? मुझे लगता है कि मेरे पूर्व जो मंत्री थे उन्होंने भी काफी इस विषय पर ध्यान दिया था और उन्होंने गंभीरता से इस विषय को लिया था। कॉल ड्रॉप एक रेगुलर मॉनिटरिंग प्रोसेस से ही ठीक हो सकता है। कार्यभार संभालने के बाद हमने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ एक मीटिंग की थी और उनको स्पष्ट शब्दों में ये बात कही थी कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का है और इसलिए इस समस्या से इस देश को निजात मिले, इस दिशा में आप काम करिए। एक वर्किंग प्लान बना करके उनको दिया हुआ है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर के बीटीएस लगाने के लिए, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन के लिए और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए वो प्रयत्न करें। और जो टारगेट उनको दिया गया है, मैं समझता हूं कि मॉनिटरिंग भी हम करा रहे हैं, तो वो टारगेट को पूरा करने में लगे हुए हैं। मैंने एक बात कही थी कि 3-4 महीने में लोगों को एक गुणात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। मैं कह सकता हूं कि पिछले 1-1.5 महीने में सुधार हुआ है और एक ओपन और कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो जो गुणवत्ता युक्त सेवा नहीं देगा वो बाजार से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है कंज्यूमरों को। तो मुझे लगता है कि आप ये भरोसा दिला रहे हैं हमारे दर्शकों को और टेलीकॉम के जो उपभोक्ता उनको कि अगले 3 से 4 महीने, जिसके 2 महीने लगभग बीत चुके हैं, 1.5-2 महीने में कॉल ड्रॉप की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये कैसे? मैंने गुणात्मक सुधार की बात कही थी और उस पर आज भी कायम हूं। उनकी भी कुछ कठिनाइयां हैं। जैसे एक बड़ा दुष्प्रचार इस देश में हुआ कि जो मैग्नेटिक रेडिएशन है इससे कैंसर होता है, बीमारी होती है। तो इस दिशा में भी विभाग की ओर से भी हमने प्रयत्न किया, उनको भी कहा है कि अवेयरनेस पैदा कीजिए। वर्ल्ड बैंक की 250 से ज्यादा रिपोर्ट हैं जो कहती हैं कि इससे मानव स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। अब स्कूल के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर, प्रभावशाली लोग जिस एरिया में रहते हैं उनके बाहर बीटीएस न लगे, इसका एक अभियान चल गया था। मुझे लगता है हटा रहे थे, जगह जगह लगा हुआ था। हाँ, तो एक अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश में सरकार, हमने मंत्रालय हमारा लगा हुआ है
और उनसे भी हमने कहा है कि आप भी इस अवेयरनेस को बढ़ाने में सर अगर थोड़ा सा शेयर कर सकें कि जो आपने एक्शन प्लान उन्हें सौंपा है उसमें क्या कोई हम इन्वेस्टमेंट टारगेट पे दिए हैं कि नेटवर्क को लेकर के, टावर को लेकर के आप इतना इन्वेस्टमेंट करिए ही करिए? टावर की संख्या तय कर दी गई है, इन्वेस्टमेंट भी उसमें अनुमानित कितना होना है ये भी उनको बता दिया गया है और यहाँ एक सेल है जो इसको मॉनिटर कर रही है। एक हमने ट्विटर सेवा भी शुरू की है, देश भर से लोग उस पर अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं और मुझे लगता है कि काफी हद तक मैं आज की तारीख में कह सकता हूं कि 90% समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ पाए हैं, इसे और भी सुधारेंगे। एक दूसरा मामला है जो काफी सुर्खियों में हमेशा से रहता है, इस बार ज्यादा है क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम नीलामी हम करने जा रहे हैं। उसको लेकर के कुछ आशंकाएं ये जताई जा रही हैं एक्सपर्ट की ओर से कि स्पेक्ट्रम की नीलामी शायद उतनी ज्यादा आकर्षक या उत्साहजनक ना हो जितना कि हम अपेक्षा करके बैठे हुए हैं। इसके पीछे कई दलीलें दी जा रही हैं। मिसाल के तौर पर यह दलील ये है कि 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की जो रिजर्व प्राइस है वो काफी ज्यादा है। तो आप इससे कितने सहमत हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में सर्विस ऑपरेटर्स को यदि अपने कस्टमर्स बढ़ाने हैं, डेटा की क्वालिटी ठीक करनी है, रेवेन्यू भी बढ़ाना है, तो ये तीनों इंटरेस्ट तभी सधेगा जब स्पेक्ट्रम की नीलामी में वो ठीक से भाग लेंगे, क्योंकि ये भी एक रोना रहा है कि स्पेक्ट्रम की कमी है। तो जब सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रही है और बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रही है, तो मुझे लगता है और मैं विश्वासपूर्वक ये बात कह सकता हूं कि लोग इसमें भाग लेंगे और ये सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी आवश्यक है कि उनके पास पर्याप्त स्पेक्ट्रम हो ताकि अच्छी सुविधा वो दे सकें। और पहले ही मैंने कहा कि ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो जो अच्छी सुविधा नहीं देगा तो नेचुरली वो नुकसान में होगा। तो संख्या भी वो बढ़ा सकते हैं, अपना रेवेन्यू भी बढ़ा सकते हैं तो अगर ठीक से पार्टिसिपेट करें। तो अभी के माहौल में आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि स्पेक्ट्रम की नीलामी से कितनी रकम सरकार जुटा पाएगी? जो रकम जुटाना भी एक बड़ा मकसद है सरकार का इसके जरिए। हमें एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो टारगेट दिया है उसे हम पूरा करेंगे और दूसरी बात कि अब नीलामी में कितनी बोली जाएगी, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, न मैं ट्रेडिंग का गेम खेलता हूं। मैंने एक बात कही थी कि सितंबर अंत तक कर देंगे, तो 1 अक्टूबर हमने तारीख निर्धारित कर दी है और उनकी ओर से जो शंकाएं थी उनका सब समाधान कर दिया है, वेबसाइट पर डाल दिया, तो पूरा प्रोग्राम बना के हमने दे दिया है। और टैक्स चोरी करके ऐशो आराम करने वालों को अब होना होगा सावधान, क्योंकि सरकार का चलने वाला है यहां पर कुछ ज्यादा जोर। एक्सक्लूसिव खबर देखिए इस ब्रेक के बाद। अगर आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो आलीशान घर बनवाते हैं, महंगी से महंगी कारों में घूमते हैं और खुले हाथ से खर्च करते हैं, तो अब सरकार की नजर उन पर है। सरकार देख रही है कि वो टैक्स भरते हैं या नहीं भरते हैं, और भरते भी हैं तो क्या पूरी कमाई पर भरते हैं या सिर्फ उसके छोटे से हिस्से पर दिखाते हैं। देखिए सीएनबीसी आवाज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इनकम टैक्स की चोरी और ऐशो आराम के साथ सीना जोरी अब महंगी पड़ जाएगी। सूत्रों के मुताबिक रीजनल ऑफिस के इनकम टैक्स अधिकारियों को साफ निर्देश है कि वो ऐसे लोगों की पहचान करें जिनकी जीवन शैली उनके आईटी रिटर्न के हिसाब से कुछ ज्यादा ही ऊंची है। महंगी गाड़ियों और महंगे फ्लैट जैसी चीजों पर अधिकारियों की खास नजर है। ये सारी कवायद इसलिए की जा रही है ताकि 30 सितंबर के बाद उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जिनके पास बड़ी मात्रा में काला धन है। 30 सितंबर को काले धन का खुलासा करने वाली योजना की मियाद खत्म हो रही है। 30 सितंबर के बाद की कार्रवाई के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग अलग स्रोत से काला धन रखने वालों की लिस्ट तैयार कर रहा है। नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए रिटर्न फाइल नहीं करने वालों का पता लगाया जा रहा है। एनुअल इनकम रिटर्न के जरिए बड़ी मात्रा में नकद अपने खाते में जमा कराने वालों या फिर 30 लाख रुपए से ज्यादा की खरीद फरोख्त की जानकारी निकाली जा रही है। दूसरे देशों के साथ किए गए समझौते के तहत ऐसे लोगों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है जो विदेशों से मोटे कैश की लेन देन करते रहते हैं। होटल या रेस्तरां का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा चुकाने वालों और विदेश दौरे पर 1 लाख रुपए से ज्यादा नकद में भुगतान करने वालों से भी पूछताछ की जा रही है। सरकार की पूरी कवायद 30 सितंबर के बाद कार्रवाई के रूप में सामने आएगी। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली।
नोएडा एक्सप्रेसवे पे बन रहे एमराल्ड कोर्ट को लेकर सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से करारी फटकार मिली है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई है, जानने के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता अर्नब वसावड़ा से। अर्नब, हमें ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में क्या कहा और ये सुपरटेक खरीदारों के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कड़े शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई मतलब नहीं है कि कंपनी डूब रही है या उनके मालिक मर रहे हैं, बल्कि कंपनी को किसी भी सूरत में ये पैसा जो है वो खरीदारों को लौटाना होगा। और इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो 17 खरीदारों को जनवरी से सुपरटेक कंपनी ये दावा कर रही है कि उनको हर महीने मूल जमा राशि का 10% मिल रहा है, वो जो पूरा किस्ता है वो अगले 4 हफ्ते में चुकाना होगा। और ये आदेश इसलिए आया क्योंकि यहां पर जो पैसा वापस ले रहे थे खरीदार, उनकी ये शिकायत थी कि जो कंपनी ये दावा कर रही है वो दावा गलत है और उन्हें जो पैसे मिल रहे हैं वो भी काफी देर से मिल रहे हैं। तो यहां पर पिछले महीने यूनिटेक के ऊपर और अब सुपरटेक के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया है, उससे ये साफ है कि यहां पर जो घर खरीदार है उनको एक बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया। तो घर खरीदारों के लिए सुप्रीम कोर्ट इन दिनों एक बड़ा रक्षक बन के सामने आया है और तमाम बिल्डर्स पर उसका हथौड़ा चल रहा है। जहां पर यूनिटेक के बाद हमने देखा सुपरटेक में भी आज कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए तुरंत पैसे वापस करने के आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। आगे बढ़ते हैं। केन इंडिया और वेदांता का मर्जर जल्द हो सकता है। वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज के शेयरधारकों ने विलय के नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए प्रस्ताव के तहत केन के शेयरधारकों को 1 शेयर के बदले वेदांता का 1 शेयर और 4 प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे। वेदांता का बोर्ड पहले ही मर्जर को मंजूरी दे चुका है। वेदांता का कहना है कि दिसंबर 2016 तक मर्जर से बनी कंपनी का काम शुरू हो जाएगा और इससे केन के शेयरधारकों को फायदा होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मिशन यूपी का आगाज देवरिया से किया। देवरिया से राहुल ने किसान यात्रा की शुरुआत की। किसान रैली से पहले राहुल मंदिर भी गए। इसके बाद राहुल लोगों के घर जाकर उनकी शिकायतों की अर्जियां लेते हुए दिखाई दिए। किसानों के सवालों को उठाने के लिए राहुल यूपी में 2,500 किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगे। इस दौरान मोदी सरकार में किसानों की अनदेखी को लेकर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आजकल क्या हो रहा है, पिछले साल हजारों करोड़ रुपए मोदी जी के सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ किया। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पिछले साल मोदी जी ने अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों का माफ किया। ठीक है, आप माफ करना चाहते हैं, अमीर लोगों बड़े लोगों का कर्ज माफ करना चाहते हैं, आप कीजिए, मगर क्यों नहीं आप किसान का भी कर्ज माफ करें। राहुल की खाट पंचायत में राहुल किसानों की बेहतरी की बात कर रहे थे, लेकिन सभा खत्म होते ही जो तस्वीरें सामने आई उससे सब दंग है। सभा खत्म होते ही खाट लूटने की होड़ मच गई। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह लोग खाट लूटने में जुटे हुए हैं। यहां तक कि छीना झपटी भी शुरू हो गई। वहीं टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि यूपी में बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने राहुल गांधी की खाट पंचायत पर भी निशाना साधा। मुझे लगता है कि भाजपा के लिए कोई चिंता नहीं है। जिनको चिंता है वो नए नए प्रयोग कर रहे हैं। हम बहुत निश्चिंत हैं। आराम से बहुमत की सरकार हम उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में महाभारत। महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना बीजेपी को 80 से 85 सीटें देने के लिए तैयार है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी को यह ऑफर दिया है। मुंबई महानगर पालिका की 227 सीटों पर अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। बीएमसी चुनाव में पिछली बार बीजेपी ने 63 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 31 सीटों पर बीजेपी जीती भी थी। वहीं शिवसेना ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था। खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शिवसेना का ऑफर पसंद नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 120 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है। आईफोन 7 के दीवानों का इंतजार बस खत्म ही होने वाला है। दुनिया भर में इस फोन को लेकर गजब का जोश देखने को मिल रहा है। एप्पल का आईफोन 7 वैसे तो कल रात को सैन फ्रांसिस्को में होने वाले इवेंट में लॉन्च होगा, लेकिन उससे पहले ही हम आपको बता रहे हैं इस फोन की खूबियां। क्या बदल जाएगा आईफोन का लुक? क्या एकदम नई होगी डिजाइन?
दुनिया यूं ही नहीं इस उम्मीद में है। दरअसल एप्पल के आईफोन की यही खासियत है। एक लॉन्च में डिजाइन बदलती है तो दूसरे साल कोई क्रांतिकारी फीचर जोड़ा जाता है। इस हिसाब से इस साल डिजाइन की बारी है और माना जा रहा है कि आईफोन 7 में हेडफोन्स के लिए 3.5 mm ऑडियो पोर्ट नहीं दिया जाएगा। उसकी जगह या तो चार्जिंग के लिए दिए गए लाइटनिंग पोर्ट में ही हेडफोन्स फिट होंगे या फिर आईफोन 7 के साथ सिर्फ ब्लूटूथ हेडफोन्स ही काम करेंगे। आईफोन 7 की खासियतों और कीमत के खुलासे का दावा भी इंटरनेट पर जोर शोर से हो रहा है। चर्चा के मुताबिक इस साल एप्पल आईफोन के 3 मॉडल्स लॉन्च करेगा, आईफोन 7, आईफोन 7 प्लस और आईफोन 7 प्रो। आईफोन 7 में 16 GB और 128 GB के मॉडल की बजाय 32 GB, 64 GB और 256 GB के मॉडल्स होंगे। वहीं आईफोन 7 प्लस में 32 GB, 128 GB और 256 GB के मॉडल होंगे और आईफोन 7 प्रो में, जो कि इस बार पहली बार लॉन्च होगा, उसमें भी आईफोन 7 प्लस की तरह ही 32 GB, 128 GB और 256 GB के मॉडल्स होंगे। आईफोन 7 की कीमत 52,880 रुपए से लेकर 70,880 रुपए के बीच हो सकती है। आईफोन 7 प्लस के दाम 60,880 रुपए से 78,880 रुपए होंगे और खबरों के मुताबिक आईफोन 7 प्रो की कीमत 70,880 रुपए से लेकर 88,880 रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है। अभिषेक बैलन, मुंबई। और अब आपको दिखाते हैं बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन की बप्पा की कृपा पाने के लिए लालबाग पहुंचे। यहां पहुंचकर अमिताभ ने प्रार्थना की, आरती में हिस्सा लिया और प्रसाद भी चढ़ाया। और आवाज समाचार में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।